हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कंटेंट सीरीज में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की पार्ट 2 वीडियो को करेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार आप पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। आज हम पहले टिंडल इफेक्ट को समझेंगे, फिर हम सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले को समझेंगे। उसके बाद सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कोलाइड को समझेंगे और फिर हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच डिफरेंस को समझेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज और कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की पार्ट 1 की वीडियो में हम प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम टिंडल इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों में ही हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। The phenomena of scattering of light by particles in a collide or in a very fine suspension is called Tyndall effect। तो जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं या सस्पेंशन के कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश के बिखराव की घटना यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। The path of light is visible due to collider particles or suspension particle in a mixture. They scatter and reflect light, making the beam visible। तो जो हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है वो कोलाइडल पार्टिकल के कारण या सस्पेंशन के कणों के द्वारा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें उसका मार्ग दिखाई देता है। ये प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जब भी कोलाइड के पार्टिकल पर या सस्पेंशन के पार्टिकल पर लाइट इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो ये पार्टिकल इसे अलग अलग दिशाओं में स्कैटर कर देता है, मतलब बिखेर देता है। इसी तरीके से जब ये स्कैटर्ड लाइट नेक्स्ट पार्टिकल से टकराती है तो वो भी क्या करता है? इस लाइट को अलग अलग दिशा में बिखेर देता है। तो इस तरीके से हमें जो लाइट का पाथ है वो दिखाई देता है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो कितना स्कैटरिंग होगा ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। एज द पार्टिकल्स बिकम्स स्मॉलर दे स्कैटर वेरी लेस लाइट। यदि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो फिर लाइट को भी कम मात्रा में ही स्कैटर कर पाता है, और वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम उसे नहीं देख पाते हैं। जैसे जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो शुगर होती है वो वाटर में पूरी तरीके से घुल जाती है। तो उसमें जब हम लाइट को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि जो यहाँ पे पार्टिकल है उसके साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल्स विच आर बिगर इन साइज टू टेंड टू सेटल डाउन, हेंस स्कैटरिंग इज नॉट ऑब्जर्व। और यदि पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस वाले में भी हमें क्या, जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो नहीं दिखाई देता, हमें लाइट का पाथ फिर नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं या सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये जो लाइट है इसे स्कैटर कर पाते हैं और हमें इसका पाथ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम अपनी लाइफ में इसके एग्जांपल देखें तो जैसे जो घना जंगल होता है उसमें भी हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है, क्योंकि जो एयर होती है उसमें जो डस्ट प्रेजेंट होती है या धूल के कण होते हैं, स्मोक होती है, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट का पाथ है, लाइट है वो स्कैटर होगी और हमें उसका लाइट का पाथ दिखाई देगा। इसी तरीके से यदि अंधेरा वाले कमरा है, उसमें कहीं से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह भी हवा में मौजूद धूल के कणों से क्या होती है? बिखर जाती है और हम प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो अभी हमने क्या समझा है कि जो टिंडल इफेक्ट होता है इसमें हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, और ये सॉल्यूशन में नहीं हमें विजिबल होता, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत छोटा होता है। इसके अलावा जो कोलाइड होता है या सस्पेंशन में होता है, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, मतलब लाइट का पाथ विजिबल होता है। तो लाइट का पाथ विजिबल होने के लिए क्या है कि जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए और वो पूरे मीडियम में
डिस्पर्ज हो, सस्पेंडेड हो, लेकिन क्या डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशन मतलब विलयन क्या होता है। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब समांगी मिश्रण होता है, और इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं। तो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके जो संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इन सच अ मिक्सचर ए सोल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस नोन एज सोलवेंट। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो विलय होता है जिसे हम सोल्यूट कहते हैं, और एक होता है विलायक जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो सोल्यूट होता है वो सोलवेंट में डिसॉल्व होता है। Solvent is a substance in which other materials dissolve to form a solution. Usually the substance present in the greatest amount is considered the solvent. तो सॉल्वेंट क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दूसरे मटेरियल या सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। जनरली जो ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज द सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो वैसी ही होती है जैसी सॉल्वेंट की होती है। और सॉल्वेंट्स कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट हम समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इज कंसिडर्ड द सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट होता है वो जो कम अमाउंट में, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। इसका एक एग्जांपल है शुगर इन वाटर। तो जब भी हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और शुगर है, चीनी है, वो कम मात्रा में होती है तो वो हो जाएगा सोल्यूट। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम में कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एग्जाम में आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लेंगे इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है। सबसे पहले है सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी समांगी मिश्रण है, और इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज। इसका मतलब है कि जो विलयन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, और होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बारे में हम अपनी लास्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं। A solution does not allow beam of light to scatter because they are extremely small, so path of light is not visible through the solution. तो जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन में से लाइट को पास करते हैं तो हमें लाइट का पाथ नजर नहीं आता। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, उसमें हमें लाइट का पाथ नजर आता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो वो लाइट को इतना स्कैटर नहीं कर पाते कि हमें उसका पाथ विजिबल हो सके। तो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता। A solution is stable. The solute particles do not settle down when left undisturbed. तो जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो स्टेबल होता है और स्थिर होता है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसे बिना हिलाए डुलाए एक जगह स्थिर रख देंगे, तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे जो हमने वाटर में शुगर को मिलाया था, यानी जो शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स है। तो जब सोल्यूट को यानी सॉल्यूशन को आप एक जगह स्थिर रख देंगे, उसे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो उसमें जो शुगर है वो नीचे नहीं बैठ जाती, वो तो बल्कि होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए वो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें कंप्लीटली घुल जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। द सोल्यूट फ्रॉम ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और जो सोल्यूट है उसे सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन की विधि द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन मतलब जो छानने वाली विधि होती है उसके द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ए सॉल्यूशन हैज वन फेज। तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि इसकी क्या होती है, केवल एक ही फेज होती है, या तो ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर ये गैस होगा। लेकिन जो सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है, इनकी अलग अलग फेज हो सकती है। जैसे जो सॉल्ट वाटर है, यानी सोल्ट वाटर का जो सोल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्ट है वो तो क्या हो गया, सॉलिड फेज में है, और वाटर कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में। लेकिन जो सोल्ट वाटर का सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, लिक्विड फेज में होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
जिसमें सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन बी कैटेगराइज्ड एज गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है इनकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। इफ द सॉल्वेंट इज अ गैस, यदि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है तो ओनली गैसेस आर डिसॉल्व अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में गैसेस ही डिसॉल्व हो सकती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे एयर। जो हमारी एयर होती है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये डिसॉल्व होती हैं। कई बार एग्जाम में हमसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनका डायरेक्ट परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि हमारी एयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। इफ द सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, यदि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है तो उसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा गैस इन लिक्विड का। जैसे जो समुद्र का पानी होता है उस पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। जैसे जो समुद्री जीव होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन मिल पाती है। नेक्स्ट है इंक इन वाटर। तो इंक भी लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है सुक्रोज या टेबल शुगर इन वाटर। तो जो टेबल शुगर होती है वो सॉलिड स्टेट होती है और वाटर है लिक्विड स्टेट। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हुआ सॉलिड इन लिक्विड स्टेट का। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। इफ द सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, यदि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स तीनों ही डिसॉल्व हो सकते हैं। अब हम इन तीनों के भी एग्जांपल देख लेते हैं। गैस इन सॉलिड यानी जब गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो रही हो। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन डिसॉल्व रेदर वेल इन मेटल्स स्पेशली इन पैलेडियम। तो जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है और पैलेडियम है सॉलिड स्टेट में। तो हाइड्रोजन पैलेडियम में डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी इन गोल्ड। तो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है और गोल्ड है वो सॉलिड स्टेट में होता है और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमलगम। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल है एलॉय। जो एलॉय होता है ये मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, संघटक होते हैं, इन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल है जैसे ब्रास। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। यदि आप ब्रास पर कोई फिजिकल मेथड लगाएं, यानी मान लीजिए आप ब्रास के ऊपर हथौड़े से मारते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कॉपर और जिंक है वो अलग अलग नहीं होंगे। तो इसलिए जितने भी एलॉयज होते हैं इनको फिजिकल मेथड के द्वारा इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो विलायक में विलय के विघटन के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन तीनों टर्म्स को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया है और हम इसमें शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जो शुगर है वो सोल्यूट होगा, वाटर है वो सॉल्वेंट होगा और हमें शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बीकर में वाटर लिया, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके शुगर को डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम इसमें थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व करते हैं तो उसके बाद भी इस वाटर में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये और भी मात्रा में सोल्यूट यानी शुगर को खुद में डिसॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। सॉल्यूशन which is able to dissolve more solute at a given temperature as it has not achieved its saturation level called unsaturated solution। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम एक निश्चित टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो एक निश्चित तापमान पर यदि सोलवेंट में हम और भी ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं तो इस तरीके का जो बना सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। इसके बाद जब हम इस वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते रहे, हमने और ज्यादा मात्रा में शुगर डाल दी, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब इस वाटर में शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और हमें वो नीचे पैंदे में दिखाई देगी। तो अब इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक मात्रा में सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनेबल टू डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट can be defined as a solution in which a solvent is not
कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एनी मोर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी जो संतृप्त विलयन होगा ये दिए हुए टेम्परेचर पर अब इसमें और अधिक मात्रा में हम सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। और जो अमाउंट इसमें डिसॉल्व हुई है सोल्यूट की, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। यानी किसी एक दिए गए टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो यहाँ पे आपने अभी देखा कि जब ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त अवस्था में पहुंच गया तो इसके बाद जो हम इसमें सोल्यूट डालते हैं वो नीचे पैंदे में जमा हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है कुछ मात्रा में जो सोल्यूट है वो इसमें डिसॉल्व होने लगेगा। मतलब जो इसका मैक्सिमम अमाउंट था डिसॉल्व होने का वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देने पर वो बढ़ जाएगा। तो उस वाले सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वापस इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हुआ था वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें नीचे वापस पैंदे में दिखाई देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन that contains more than maximum amount of solute that is capable of being dissolved at a given temperature. A supersaturated solution is unstable. It contains more solute that can stay in solution. तो ये जो solution होता है अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें जो solute होते हैं वो ज्यादा मात्रा में solution में dissolve होते हैं। तो as the temperature decrease, जैसे temperature decrease होता है वैसे ये जो solute है वो solution में बाहर आ जाते हैं और हमें क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। जब तक हम सॉल्वेंट में और ज्यादा मात्रा में सोल्यूट मिला सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सोल्यूट नीचे पैंदे में जमा होने लग जाए वो डिसॉल्व ना हो तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि फिर टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए तो अपनी मैक्सिमम अमाउंट से भी ज्यादा सोल्यूट उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में सोल्यूट को मिलाया गया है इस आधार पर सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इसमें डिसॉल्व होने वाले सोल्यूट की मात्रा कम होती है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा रिलेटिवली ज्यादा होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया जिसमें पानी है और उसमें बहुत कम मात्रा में शुगर यानी सोल्यूट को मिलाया है, तो ये एक क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। जैसे जैसे हम इस बीकर में शुगर की मात्रा को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं होगी और वो हमें नीचे पैंदे में जमा होती हुई दिखाई देगी, और इसे हम क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब तक हम बहुत कम मात्रा में सोल्यूट मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब हमने सॉल्वेंट एक निश्चित मात्रा में लिया हुआ है और उसी निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट फोर्थ है द सॉल्यूशंस आर ऑफ टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्वेंट इज वाटर और नॉट। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब ये सॉल्वेंट वाटर है या नहीं है इस आधार पर भी सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वे होते हैं जिसमें कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट वाटर में ही डिसॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल है जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर और कॉपर सल्फेट इन वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन वे होते हैं जिसमें कोई भी सोल्यूट वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल हैं जैसे आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे समझेंगे। The concentration of a solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution.
इसका मतलब है कि किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में किस अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसे हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। व्हेन द सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज अ सॉलिड, मतलब सॉल्यूशन में जो आप सोल्यूट मिला रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो इस स्थिति में मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि यदि आपके पास सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है, तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यहाँ पे हमने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सोल्यूट दे दिया जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप इजीली वैल्यू पुट करके मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जा सकता है, तो वहां से आप सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो उसमें मास कंजर्व रहता है। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल के इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और इजीली अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 10% मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस वाली लाइन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्ट प्रेजेंट है, यानी। और हम इसे कैसे बनाएंगे, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम्स। तो जब हमने 10 ग्राम सोल्ट को 90 ग्राम वाटर में मिलाया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो कितने बनेगा, 100 ग्राम्स का बनेगा। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट तो क्या है, सोल्ट है जो कि 10 ग्राम्स है, तो यहाँ पे सोल्यूट हो गया 10 ग्राम्स और वाटर है वो सोलवेंट है वो हो गया 90 ग्राम्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, यानी 90 ग्राम्स प्लस 10 ग्राम्स इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और इंटू 100। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, 10%। और वही हमने इसका यहाँ पे मतलब बताया कि 10% मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट। इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोल्ट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसे हम डिफाइन करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। तो इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे हमें सोल्यूट का मास लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट in a solution can more easily be determined by the volume when the solute and solvent are both liquids। तो यदि आपके पास सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है तो हम वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसे हम वॉल्यूम परसेंटेज से बताते हैं। तो परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो यहाँ पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml जो अल्कोहल है वो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुई है। मतलब आपके पास जो पूरा सॉल्यूशन है वो 100 ml का है जिसमें 10 ml आपका क्या है, अल्कोहल है। तो अभी हम होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन और कोलाइडल को समझेंगे।
नेक्स्ट है सस्पेंशन। व्हेन ए सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड ए सस्पेंशन इज फॉर्म्ड। तो जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है तो सस्पेंशन बनता है। इसका एक एग्जांपल है सैंड इन वाटर। जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स इतने बड़े साइज के होते हैं कि हमें सामान्य आंखों से भी दिखाई देते हैं। और जब हम इस तरीके के सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड या स्थिर अवस्था में छोड़ देते हैं तो ये जो पार्टिकल है वो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। Suspensions are classified on the basis of the dispersed phase and the dispersion medium, where the former is essentially solid while the latter may be either be a solid, liquid or gas। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो तो सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होता है। जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, उसमें एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। उसी तरीके से यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। द सब्सटेंसेस विच आर डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। तो जो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डिस्पर्स्ड रहता है यानी तितर बितर वाली अवस्था में रहता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जैसे यहाँ पे जो सैंड के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सैंड है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा। एंड द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। और जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो जिस सॉल्यूशन में या फिर जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे जो सैंड है वो तो हो गई डिस्पर्स्ड फेज और जो वाटर है वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम। इसके अलावा इसका सस्पेंशन का दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, जो आपने देखा ना जहाँ पे जो बर्फ गिरती है, जो स्नोफॉल होती है, तो वो भी क्या बनता है, उसमें सस्पेंशन मीडियम ही होता है। नेक्स्ट हम सस्पेंशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे जो सैंड था, सोल्यूट था, वो वाटर में मिक्स नहीं हुआ था। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। यानी जो सस्पेंशन है वो टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। जब सस्पेंशन में से हम जो लाइट को पास करते हैं तो उसका पाथ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सो सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि जब हम सस्पेंशन को स्थिर अवस्था में या अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। और जो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम फिल्ट्रेशन के मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलॉइड। A colloid is a mixture in which one substance which has fine particles dispersed phase mixed into another substance dispersion medium। तो जैसा हमने सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में पढ़ा था वैसा ही कोलॉइड में होता है। लेकिन सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते थे उनका साइज इतना बड़ा होता था कि उन्हें हम सामान्य आंखों से देख पाते थे। लेकिन कोलॉइड में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं इनका साइज सस्पेंशन के पार्टिकल की तुलना में कम होता है। इन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। The solution is called colloidal dispersion because the particles of solution do not mix or settle down. They are dispersed in the solution। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड रहते हैं। ये मतलब यदि आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड या स्थिर अवस्था में छोड़ देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे पैंदे में नहीं बैठेंगे और ये कंप्लीटली मिक्स भी नहीं होते हैं। चूंकि अब ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution। तो जो कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होते हैं लेकिन कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं। इसलिए हमें जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस जैसा लगता है किंतु ये हेट्रोजीनियस होता है। इसका एक एग्जांपल क्या है, मिल्क। नेक्स्ट हम कोलॉइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। A colloid is a very tiny and small material that is spread out uniformly all through another substance। तो जो कोलॉइड में पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं साइज में और यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं।
और ये मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस हमें लगता है लेकिन मिक्सचर का टाइप है यहाँ पे हेट्रोजीनियस। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इन पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा इनफ है कि ये टिंडल इफेक्ट दर्शा पाते हैं। मतलब जब भी हम कोलॉइड सॉल्यूशन में से लाइट को गुजारते हैं तो हमें उसका पाथ विजिबल होता है। Particles do not settle down if left uninterrupted stable in nature। तो मतलब जो कोलॉइड है वो नेचर में स्टेबल होता है, क्योंकि जब हम इसे स्थिर अवस्था में छोड़ते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे पैंदे में नहीं जमा होते हैं। कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन। तो जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड। यहाँ पे इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे जैम है, आइसक्रीम है, मेयोनीज है और मिल्क है, ये सभी कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर हमें अलग अलग कोलॉइड प्राप्त होते हैं। तो हमें ये कोलॉइड के टाइप और इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो शेविंग क्रीम है वो किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो हमें पता हो कि एक तो वो फोम टाइप का होता है और गैस इन लिक्विड स्टेट होता है, क्योंकि जो शेविंग क्रीम होती है उसमें हमें वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है। तो जो गैस है वो कम अमाउंट में होती है, तो डिस्पर्स्ड फेज तो क्या हो जाती है गैस, और लिक्विड क्या होता है डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। हमें पता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो कम अमाउंट में होता है, जबकि डिस्पर्सिंग मीडियम एक बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है लिक्विड इन गैस, तो इसे हम बोलते हैं एयरसोल। इसका एग्जांपल है फोग। फोग का मतलब क्या होता है धुंध। धुंध में क्या होता है एयर में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो एयर है वो तो क्या है डिस्पर्सिंग मीडियम है, गैसियस स्टेट में है, और जो वाटर के पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसी तरीके से सॉलिड इन गैस को भी हम एयरसोल टाइप का कोलॉइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे स्मोक है। गैस इन लिक्विड को हम फोम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया शेविंग क्रीम। इसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड को हम इमल्शन टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे जो मिल्क होता है उसमें वाटर भी होता है, फैट्स भी होता है, और ये लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। इसी तरीके से जो गैस इन सॉलिड का यदि हम एग्जांपल देखें तो जैसे जो हमारे पास स्पंज होता है वो बाहर से तो क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है, तो जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो तो क्या हो गया सॉलिड, लेकिन उसके अंदर क्या गैस होती है, तभी हम उसे आसानी से दबा पाते हैं। तो इस तरीके से जो स्पंज है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फोम का एग्जांपल हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टाइप और इनके एग्जांपल और इनका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम याद करने हैं। अभी तक हम सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले है सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है। कोलॉइड का पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है, जबकि सस्पेंशन से छोटा होता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब समांगी मिश्रण होता है। कोलॉइड हमें होमोजीनियस लगता है लेकिन ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी विषमांगी मिश्रण होता है, और सस्पेंशन भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आप आसानी से सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को समझ सकें। नेक्स्ट है जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से देख पाते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज में इतने छोटे होते हैं कि जब हम उनसे लाइट को पास कराते हैं तो उनसे हमें लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होता, मतलब ये टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। जबकि जो कोलॉइड और सस्पेंशन होते हैं इनके जो पार्टिकल साइज है वो इतना बड़ा होता है कि वे जब हम इनसे लाइट पास कराते हैं तो हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। मतलब कोलॉइड और सस्पेंशन ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन। जो सॉल्यूशन है दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो सॉल्यूशन सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है उससे भी गुजर जाते हैं। तो जो सिंपल फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड है इससे हम सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है कोलॉइड। ये भी जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उससे पास हो जाते हैं, तो इस मेथड के द्वारा कोलॉइड को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जो लेकिन सस्पेंशन होता है वो सिंपल फिल्टर पेपर से भी पास नहीं हो पाते, तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से सस्पेंशन को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, यदि
सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब्ड अवस्था में छोड़ देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे पेंदे में नहीं जमा होंगे। ऐसा ही सेम कोलॉइड में भी होता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं और ग्रेविटी के कारण वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। सॉल्यूशन और जो कोलॉइड होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स नीचे पेंदे में नहीं इकट्ठे होते हैं, जबकि सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे सोल्ट या शुगर इन वाटर, कोलॉइड का एग्जांपल है जैसे मिल्क और सस्पेंशन का एग्जांपल है सैंड इन वाटर। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन बी एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो कोलॉइड्स के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो होता है टिंडल इफेक्ट, जिसके कारण हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी शुगर सॉल्यूशन, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो टिंडल इफेक्ट होता है वो सॉल्यूशन नहीं दर्शाते हैं, जबकि जो कोई कोलॉइड हो या सस्पेंशन हो वो टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। तो मिल्क एक कोलॉइड होता है तो ये एक टिंडल इफेक्ट दर्शाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 11.1% एंड ऑप्शन डी 40%। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे परसेंट बाय मास का फॉर्मूला पता हो, जो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। तो सोल्ट यहाँ पे सोल्यूट है तो मास ऑफ सोल्यूट तो कितना हो गया 40 ग्राम, और कितने में घुला हुआ है ये 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 320 ग्राम। तो हमें यहाँ पे एक तो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए जो कि हमारे पास आ गया 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 ग्राम। तो अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो अब हम उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.1%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सॉल्यूशन। ऑप्शन ए सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन बी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज, ऑप्शन सी ए सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड ऑप्शन डी द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हमसे इस प्रश्न में नो ट्रू ही पूछा गया है, मतलब कौन सा इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ ए डैश आर विजिबल टू नेक्ड आईज। ऑप्शन ए कोलॉइड, ऑप्शन बी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी सस्पेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि कोलॉइड और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, किंतु जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से देख पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।